तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंक्शन चैप्टर। तो फंक्शन चैप्टर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे और आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, और नोट्स और क्वेश्चंस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला टर्म जो अपन सीखेंगे वो होगा सेट। तो देखो, सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सेट के नंबर्स का कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? ये नंबर्स का एक कलेक्शन है। तो ये क्या हो गया? एक सेट हो गया। अब अपन बात करते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर मेथड और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। तो देखो, अब रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे कोई भी अपन ने सेट लिया, ए सेट लिया, ठीक है। सपोज 1 2 3 4। तो ये जो मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये होता है रोस्टर मेथड। क्या होता है? रोस्टर मेथड। इस मेथड को बोलेंगे रोस्टर मेथड। और वहीं दूसरी तरफ बात करें अपन कि जैसे कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल ए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक कंडीशन और लगा दी, x लेस देन इक्वल टू 100। तो देखो, ये जो सेट रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा सेट होगा? सेट बिल्डर मेथड। मतलब यहां पे देखो, आपको इंडिविजुअल टर्म नहीं लिखना पड़ रहा था। यहां पे आपने क्या लिखा? 1 2 3 अप टू 100 टर्म्स लिखे, ठीक है। इसमें देखो अपन ने क्या लिख दिया, इधर अपन ने लिख दिया कि x ऐसा टर्म है, x बिलोंग्स टू n, मतलब n क्या है? एक नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या है? x लेस देन 100, मतलब x 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और कहां तक जा रहे हैं नेचुरल नंबर? 100 तक। तो ये हो गया सेट बिल्डर मेथड। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल था वो तो था रोस्टर का, और सेकंड जो एग्जांपल है वो सेट बिल्डर का एग्जांपल है। तो यही तरीका फंक्शन चैप्टर में यूज होगा। इस तरीका में तो एग्जामिनर को लिखने में काफी जोर आएगा, इसलिए वो कौन सा मेथड यूज करेगा? सेट बिल्डर मेथड यूज करेगा। तो आगे चल के देखते हैं इसके एप्लीकेशन कैसे हैं। तो अगला टर्म है सबसेट। तो देखो, सबसेट क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन रीड कर देता हूं। इफ B is subset of A, then all elements of set B are also the elements of set A, and it is denoted by B is subset of A, ठीक है। तो देखो, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल A एक सेट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो B क्या है? इसका सबसेट है, मतलब B के जो एलिमेंट्स होंगे वो इनमें से कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2, ये क्या है? एक सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल 2 3, ये क्या है? इसका एक सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल 3 4, ये क्या है? इसका एक सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4, ये क्या है? सारे इसके सबसेट है। या 3 3 के पैर बना लो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसके सबसेट पॉसिबल है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको सबसेट टर्म समझ में आ गया होगा। सबसेट मतलब कोई भी मेन सेट से एलिमेंट उठा के अपन एक नया सेट बना दे, उसे क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। तो अपन कुछ नोट्स देखेंगे। मतलब ये नोट ऐसे कर लो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कभी ना कभी काम आ सकते हैं। तो पहला जो है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट, फॉर एग्जाम्पल ए अपन ने सेट ले लिया 1 2 3 4, तो बी एक सेट होगा 1 2 3 4। मतलब ये वैसे देखा जाए तो ए ये, मतलब ये सेट खुद का भी क्या है? एक सबसेट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट की बात करें, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कोई भी सेट हो, फॉर एग्जाम्पल ये सेट है, इसका एक सबसेट तो होगा, वो है नल, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है? सबका क्या होता है? सबसेट होता है। एवरी, ये वर्ड हमेशा याद रखना है, वो हर सेट का सबसेट होता है। और तीसरा पॉइंट करें, वो आएगा इफ
n/a is equal to p, then number of subset is 2 की पावर p. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेट है उसमें एलिमेंट्स है p, कोई सेट A है उसमें एलिमेंट्स कितने p एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट कितने पॉसिबल है 2 की पावर p. फॉर एग्जाम्पल अपन को दे दिया कि आपके पास 3 एलिमेंट्स है, A एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 और 3, तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है, तो फॉर्मूला निकालें तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 होता है 8. तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं कौन कौन से 8 सबसेट पॉसिबल है. तो देखो पहला सबसेट तो हो जाएगा कि तीनों एक एक आ जाए, ठीक है. उसके बाद दो दो के पैर बना लो, 1 2 2 3 और 3 1 या 1 3, ठीक है. अब क्या बना लो, तीनों का एक पैर बना लो, 1 2 3, ठीक है. कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7. और अपन ने अभी अभी एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, सेकंड पॉइंट जो था कि नल सेट है वो सबका एक सबसेट है, तो नल सेट हो जाएगा. तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो फॉर्मूले से भी आंसर क्या आया 8 और अपना भी आंसर क्या आया 8. तो आप ये फॉर्मूले याद रखना जो आपको आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है सेट से कि कितने सबसेट पॉसिबल है, तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको काम आएगा. तो अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में काम आने वाला है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. आपने ऐसा देखा होगा कि a इंटू बी, a क्रॉस बी या b क्रॉस a ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है. तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अपन को एक सेट दे दिया, a अपन को एक सेट दिया 1 2 3, वहीं अपन को b एक दूसरा सेट दे दिया l और m, और अपन को दे दिया कि a क्रॉस b है, ठीक है. ये एक सेट है जिसमें a और b दो एलिमेंट्स हैं, और उनमें कंडीशन लगा दी कि जो स्मॉल a है वो किससे बिलोंग करता है, सेट A से, और जो स्मॉल b है वो किससे बिलोंग करता है, सेट B से. तो बताओ कि a क्रॉस b क्या होगा. तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि a क्रॉस b में दो एलिमेंट्स है. पहला एलिमेंट कहां से उठाना है, सेट A से, तो पहला एलिमेंट सेट A से उठा लो कोई सा भी. दूसरा एलिमेंट कहां से उठाना है, सेट B से, तो अपन ने उठा लिया. तो देखो कितने ऐसे सेट बन जाएंगे 1 L 1 M, ठीक है. वहीं अब यहां से ले लो 2 L 2 M, ठीक है. 3 L और 3 M. तो ये कितने सेट बन गए, 3 3 6 सेट बन गए. मतलब यहां का एलिमेंट उठाया, एक यहां का 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 उठाया, और सबके अपन क्या बनाते गए, सेट बनाते गए. तो यहां पे सपोज m एलिमेंट्स है और यहां पे सपोज n एलिमेंट्स है, तो कितने सेट बनेंगे यहाँ पे, m क्रॉस n. मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे 3, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, तो कितने सेट बने 6, ठीक है. तो ये भी कभी कभार आ जाता है. बस ये टर्म्स है जो आपको पूरे चैप्टर में काम आएगी. तो अब अपन आगे बढ़ते हैं फंक्शन चैप्टर में. तो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रिलेशन. तो देखो रिलेशन सिर्फ भाई बहन या दोस्तों या उसमें ही नहीं होते हैं, रिलेशन नंबर्स में भी होते हैं. तो रिलेशन क्या होता है चलो देखते हैं. एवरी सबसेट A क्रॉस B डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B. सपोज अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा. अपन ने A एक सेट लिया 1 2 3 और B एक सेट लिया L M, ठीक है. और अपन ने एक रिलेशन डिफाइंड किया है A से B के अंदर. ये एक एग्जांपल है, ठीक है. एग्जांपल से अपन समझ रहे हैं, ठीक है. तो जैसे अपन को पहला ऑप्शन दिया गया कि R इज अ रिलेशन सच दैट 1 L 2 M और 1 L. तो एक बात बताओ, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है क्या. मतलब इन्होंने क्या बोला, A से B में एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है. तो देखो 1 और L का इन्होंने एक सेट बना दिया, मतलब सही है. 2 और M का सेट बना दिया, ये भी सही है. और 1 और L का ये तो रिपीट हो गया, 1 और M ले लेते हैं, तो ये भी सही है. अब अगर अपन सेकंड एग्जांपल ले तो अपन को एक रिलेशन गिवन है 1 L और M L, ठीक है. ये एमसीक्यू है. तो इसमें एक बात बताओ, 1 का तो L से रिलेशन है, मतलब ये पॉइंट तो सही है. पर इसने M का किससे रिलेशन दिखा दिया, L से. बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में अपन को किसका रिलेशन गिवन है, A से B का रिलेशन गिवन है. इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा.
वहीं तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़े अपन, तो तीसरा ऑप्शन अपन को गिवन है L,1 M,1। चलो यहां पे देखो, यहां पे किसका रिलेशन डिफाइंड किया है, यहां पे B का रिलेशन किससे डिफाइंड कर दिया, A से डिफाइंड कर दिया है। बट अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन था, A का रिलेशन B से गिवन था, तो ये भी रिलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रिलेशन जैसे गिवन होता है वैसे ही डिफाइन करना होगा अपन को नंबर्स के अंदर भी। तो देखो अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अपन को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अपन को दो सेट गिवन है, ए सेट और सेट बी। सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 100, वहीं सेट बी की क्या वैल्यूज गिवन है 1 2 3 अप टू 100। और अपन को एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इनके बीच में। क्या रिलेशन है कि ए कोमा बी दो कोई कोऑर्डिनेट्स है। ए जो है स्मॉल ए वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, वहीं स्मॉल बी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। और एक और कंडीशन लगा दी, क्या है वो कंडीशन कि स्मॉल ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी क्यूब के बराबर है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले ले, पहला कोई भी नंबर ले लेते हैं, पहला नंबर ए अपन ने ले लिया इस साइड से 1, तो बी क्या होना चाहिए उसका क्यूब, मतलब 1 ही ले ले, तो ए बी क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर सपोज अपन b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1,1 अपना पहला आंसर आ जाएगा। उसी के बाद अपन b की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 2 b का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 8, तो 8,2। वहीं अपन b की वैल्यू 3 ले लें तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, तो 27 भी अपना सेट ए में प्रेजेंट है, इसलिए 27,3 अपना ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अपन अगर b की वैल्यू 4 चूज करें तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, तो 64 भी सेट ए में प्रेजेंट है, तो 64 भी एक पॉसिबल आंसर हो जाएगा। अब अगर अपन आगे बात करें, अगर अपन b की वैल्यू चूज कर लेते हैं 5, तो देखो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 125,5 अगर अपन ऑप्शन में लिखें तो आप ये बता सकते हो कि a की वैल्यूज है वो 100 तक ही पॉसिबल है। बट अपन ने जो आंसर लिखा है वो क्या है 125,5, इसलिए वो आंसर क्या है, करेक्ट नहीं है। अपन को कंडीशन ये गिवन थी कि जो स्मॉल a है वो सेट a में से होना चाहिए, और सेट a की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ तक है 100 तक है। बट जो अपन ने ये ऑप्शन लिखा है वो क्या है 125, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा गलत। तो इसके चार ही पॉसिबल केसेस हैं 1,1, 8,2, 27,3 और 64,4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है। तो अपन क्या करते हैं, कभी कभार जल्दीबाजी में देखने में गलती कर देते हैं और +4 की जगह -2 आ जाता है। तो अपन को एक एक केस बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये केस था, बट बच्चे क्या करते हैं 5,125 दिखा, चलो हाँ ये भी आ रहा है, ये भी ऑप्शन कर देते हैं टिक। तो ये ऑप्शन टिक करोगे तो आपके -2 आ जाएंगे। बट आप पार्शियली इस क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करोगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की। देखो बेसिकली फंक्शन चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पिछले कुछ टर्म्स थे जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, कभी बहुत रेयर केस में आएगा। बट अब से जो कॉन्सेप्ट चालू होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को अच्छे से देखें और नोट्स अच्छे से नोट डाउन करें। तो पहला जो टर्म आता है वो होता है डोमेन, फंक्शन चैप्टर का, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेट होता है या फर्स्ट वैल्यूज अपन कह ले एलिमेंट, तो वो क्या होते हैं डोमेन। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें ये कुछ वैल्यूज आई थी 4,64, 4 पॉसिबल वैल्यूज थी। तो इसमें डोमेन क्या होगा, जो पहला एलिमेंट आएगा मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये सारे क्या होंगे डोमेन होंगे। और रेंज क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, जो यहाँ सेकंड एलिमेंट अपन कह सकते हैं। जो वाई की पॉसिबल वैल्यूज है या सेकंड एलिमेंट है उसे क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक पे अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं फाइंड द डोमेन, ताकि अपन को आइडिया लग जाए कि डोमेन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 1 = 1/x-1। तो डोमेन क्या होता है, मैंने बताया कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। तो मेरे को एक बात बताओ कि इस जो इक्वेशन है इसमें अपन x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हैं। अपन
3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं। बट अपन को एक चीज पता है कि जो डिनोमिनेटर में कभी हम 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर गलती से भी 0 बन गया तो वो क्वांटिटी किसको टेंड करती है, इंफिनिटी को टेंड करती है। तो हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो देखो x माइनस 1 है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन की या इस क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है उसकी रेंज क्या आ जाएगी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर पॉसिबल है, माइनस एक ऐसा नंबर, मतलब 1 क्वांटिटी को हटा दो, उसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको एक आंसर जरूर मिलेगा। तो देखो डोमेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। और देखो डोमेन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि देखो x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, -1 मतलब 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो डोमेन आपको पता चल गया होगा और आगे चल के अपन इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। बट आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने एक बार डोमेन का एक क्वेश्चन करा दिया। अब अपन कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो फंक्शन चैप्टर में काम आएगी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो पहली जो टर्म है वो है एम्प्टी रिलेशन। इस टाइप के वर्ड्स आपको देखो ऑप्शन में दिखेंगे, वैसे इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा बट आपको ऑप्शंस में ये वर्ड देखने को मिल जाएंगे कि सेट ए का सेट बी से एम्प्टी रिलेशन है। तो बच्चों को इनका मतलब नहीं पता होता है तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन इनका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कोई सेट ए है और कोई सेट क्या है, बी है। एम्प्टी रिलेशन मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। तो एम्प्टी का मतलब कुछ नहीं है। और अगला टर्म आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कोई सेट ए है उसमें कुछ एलिमेंट्स है और कोई सेट बी है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स है। तो सेट ए का हर एलिमेंट का रिलेशन होगा सेट बी के हर एलिमेंट से, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ईच एंड रिलेशन विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट और सेट बी का हर एलिमेंट में क्या बीच में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। वही थर्ड टर्म आ जाएगा इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का मतलब देखो क्या करता है, इसकी पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं जो भी होती है। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो इसने बोला कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसकी एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो। तो 1,1 सपोज अपना जो एक आंसर था 1,1, 2,8, 3,27, 4,64, ठीक है। अब उसने कहा इनवर्स करना है, मतलब इन दोनों की एंट्रीज को क्या कर दो, उल्टा कर दो। तो 1,1 तो यही रहेगा, 8,2, 27,3, 64,4। अगर ये रिलेशन है तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है r की पावर -1। अब देखो इस क्वेश्चन में या इस डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया था ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि ऑर्डर्ड पेयर बताओ कितने हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी a, b अपन को गिवन है, a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2,4। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, मतलब 2 पहले आएगा और 4 क्या आएगा, बाद में आएगा। मतलब ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर मैटर करता है। आप 4,2 नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जहां पर ऑर्डर मैटर करता हो, और जहां पे आपको अनऑर्डर पेयर गिवन हो मतलब वहां पे ऑर्डर नहीं मैटर करता। मतलब आप 2,4 भी लिख सकते हो और 4,2 भी लिख सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऑर्डर्ड पेयर मतलब जहां पर ऑर्डर क्या करता हो, बहुत ज्यादा मैटर करता हो। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन चैप्टर है, तो फंक्शन क्या होता है ये तो समझ ही लेते हैं। It is a relation from set A to set B such that each and every element of set A is related to exactly one element of set B। तो देखो आप डेफिनेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लो, तब तक मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। आपको कोई 2 सेट गिवन है, सेट A और सेट B। सेट A में सपोज अपन मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और सेट B में अपन मान लेते हैं 3 एलिमेंट्स है A, B, C। तो देखो डेफिनेशन में अपन को ये बोला गया कि सेट ए का ईच और एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट सेट ए का
किसी एग्जैक्टली वन एलिमेंट से इसका क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर ए से बी में कोई रिलेशन डिफाइन है तो हर एलिमेंट का एक से क्या होना चाहिए, सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखो ए का रिलेशन किससे, 1 से, 2 का किससे, बी से, 3 का किससे, सी से, तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन को 1 2 3 और यही बात करें, अपन को गिवन है ए बी सी, और अपन को गिवन है कि 1 का रिलेशन तो ए से, 2 का रिलेशन भी बी से, और 3 का रिलेशन भी क्या है, बी से। तो आप मेरे को बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। अब मैं फंक्शन की एक बार वापस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं। फंक्शन की डेफिनेशन में ऐसा बोला गया था कि सेट ए का हर एलिमेंट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये देखो, ये भी एक एलिमेंट से रिलेटेड है, ये भी एक एलिमेंट से रिलेटेड है, और ये भी एक एलिमेंट से रिलेटेड है। अपन को डेफिनेशन में ये नहीं बोला गया कि सेम एलिमेंट से रिलेशन नहीं हो सकता। डेफिनेशन ये बोलती है फंक्शन की कि कोई भी एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल अपन ने लिया 1 2, 2 ही ले लेते हैं इस बार एलिमेंट, ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए, ए और बी। तो देखो, फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन तो है ऊपर वाले से, सेकंड वाले का रिलेशन है ए से भी है और क्या है, बी से भी है। तो अपन को बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन वापस से बता देता हूं ताकि आपको ये सॉल्व करने में इजी हो जाए कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एग्जैक्टली एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। तो इसने देखा कि एक एलिमेंट से रिलेटेड है तो 1 तो कर रहा है। अब जो 2 है उसका रिलेशन ए से भी है और बी से भी है, पर डेफिनेशन क्या बोलती है कि रिलेशन तो होना चाहिए बट किसी एक के साथ ही होना चाहिए। तो ये आंसर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि फंक्शन आपको क्या है थोड़ा और क्लियर हो जाए। यही देख लेते हैं 1 2 3, हाँ बस ये क्वेश्चन है। आप बताओ, इसमें देखो ए का रिलेशन तो गिवन है ए से, 2 का रिलेशन गिवन है बी से, बट 3 का कोई रिलेशन ही नहीं गिवन है। तो आप बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन रिपीट करता हूं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब हर एलिमेंट का किसी ना किसी एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ तो क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पे तो जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसका किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन अब तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पे अपन आगे और एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो सपोज अपन को ऐसा गिवन हो कि लेट ए rule f associate each and every element of set A with exactly one element of set B, then f is defined as a function defined from set A to set B. It is denoted by f A relation to B. अब अगर अपन को गिवन हो, क्या गिवन हो कि A का रिलेशन है B के साथ, और अपन को ये गिवन हो कि A का हर एलिमेंट का जो रिलेशन, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेटेड हो और एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे फंक्शन ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, और इसको क्या, इसका दूसरा नाम क्या होगा, मैपिंग भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मैपिंग। तो कुछ क्वेश्चंस में ये मैपिंग टर्म यूज होता है तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैपिंग क्या है। देखो, ये लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर हो रहा है तो काफी बोरिंग लग रहा होगा, बट आने वाले लेक्चर्स में मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाऊंगा। अभी मैं सारी थ्योरी इसीलिए कवर कर रहा हूं ताकि आने वाले लेक्चर्स में सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मिले। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने थ्योरेटिकल पार्ट जो मोस्टली था वो कवर कर लिया है। कुछ टर्म्स जो आगे नहीं आएगी वो अपन साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अगली वीडियो से अपन सिर्फ एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे। अपन हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन आपको क्लास में ही करवा दें, जिससे आपको पता चलता रहे कि एग्जाम का क्या लेवल है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस या 11th क्लास में है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।